हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज हमारा प्रश्न है कि महासागरीय निक्षेपों का स्रोत के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो मैं आपको पहले जानकारी दे दूं कि आज जो ये हमारा उत्तर है, इसे हम ना ही तो 100 ना ही 50 इस आधार पर नहीं लिखेंगे। आज जो मेरा पर्पस है इस प्रश्न के माध्यम से आपको जानकारी देना। एक समस्या जो इस प्रश्न के साथ में होती है और इसके बाद में बात करूं तो ये आपको अमूमन बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो मेरी इच्छा है कि मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि महासागरीय निक्षेप और उसके स्रोत के आधार क्या है। पहले तो आप ये जान लीजिए और उसके बाद में आप आज कोशिश करें कि आप खुद इसका उत्तर 100 और 50 में लिखें। ये मेरी तरफ से आप होमवर्क समझे, टास्क समझे, हालांकि सिर्फ आज के प्रश्न के लिए ही है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हम। और हम जानते हैं कि महासागरीय निक्षेप क्या होते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, इसके बारे में सबसे पहली बात तो निक्षेप मतलब क्या होता है, एक तरीके का कचरा होता है। और महासागरीय यानी कि महासागर में जमने वाला अवसाद, वो उसी की बात होगी। तो महासागर की तलहटी नीतल यानी कि अगर ये समुद्र है तो इसका जो सबसे निचला भाग होता है वहां की बात करते हैं, उसे कहते हैं नीतल में जमा होने वाले अवसाद निक्षेप कहलाता है, जो समुद्र नीतल में अलग स्रोतों से प्राप्त होता है। इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। तो महासागरीय जो निक्षेप है अब वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए आपकी क्या है अवसाद, यानी कि महासागर की जो तलहटी है उसमें जो भी मटेरियल जमता है वो क्या कहलाता है, महासागरीय निक्षेप कहलाता है। अब इसके स्रोत के आधार यानी कि ये कहाँ कहाँ से महासागर में आ सकता है, तो दो प्रकार से आ सकता है। एक तो होता है स्थल जात और दूसरा होता है जल जात। यानी कि जो समुद्र है उसमें स्थल भाग से अगर कोई अवसाद जाए तो वो क्या कहलाएंगे, स्थल जात। और अगर समुद्र में जो पूरा अवसाद है वह जल के माध्यम से यानी कि बाहर के माध्यम से अंदर की है ना, सॉरी, अगर जल के अंदर से ही प्रवेश करे तो क्या कहलाएंगे, जल जात कहलाएंगे। इसमें स्थल जात में नदी, पवन, चक्रवात, ग्लेशियर, समुद्री लहर ये सारे आते हैं। इसमें क्या होता है कि बाहर से कोई कचरा अंदर आएगा। और जल जात में क्या होता है कि अंदर से ही जो सारी क्रिया होती है जिसके कारण ही वहां पर क्या जमा हो जाए, निक्षेप, उसे क्या वो क्या कहलाएगा, जल जात निक्षेप। अब इनके बारे में हम अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। ये उदाहरण इनके कंकर, पत्थर, बजरी, पंख इसमें आएंगे स्थल जात में, और जल जात में शामिल होंगे डोलामाइट, यूरेनियम, थोरियम। अब ये कैसे होंगे ये आगे एक एक करके समझते हैं। तो जो स्थल जात है स्थल जात में क्या होगा कि इसके अंतर्गत स्थलीय भाग के अवसाद का विभिन्न स्रोतों के माध्यम से महासागर तक पहुंचने वाले स्रोत, मतलब कुल मिला के जो स्थल हो, किसी स्थल से ये जो समुद्र हो, इस समुद्र में जिन जिन स्रोतों के माध्यम से जाएगा वह क्या कहलाएगा, स्थल जात कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नदियों द्वारा स्थलीय भाग के अवसाद को समुद्र में निक्षेपित करना। तो सबसे पहला क्या होता है कि जो नदियां होती हैं वे अपने अवसाद को क्या करती है, समुद्र में ले जाती है। तो आपको पता होगा कि जो पहाड़ी क्षेत्रों से नदियां निकलती हैं वे निकलने के बाद अंत में समुद्र मिलती है, तब तक उनमें बहुत सारी गाद जमा हो जाती है और वह गाद क्या होती है, फिर समुद्र में जम जाती है। उसके बाद दूसरा है स्थल मंडल पर चलने वाली पवनों एवं चक्रवात के माध्यम से धूल कण एवं अन्य अवसाद समुद्र तल तक पहुंचना। अब आपको लगेगा ऐसा कि धूल कण तो बहुत कम होते हैं, लेकिन समुद्र जो है पृथ्वी का कितना है, 78% हिस्सा है। और पवन और चक्रवात के माध्यम से अगर स्थल मंडल पर जो भी धूल वगैरह होगी वह सारी की सारी तो नहीं लेकिन अधिकांश तक क्या होगी, समुद्र के अंदर प्रवेश कर जाएगी। आगे मैं नेक्स्ट पॉइंट बात करूं तो वो है तीसरा, ग्लेशियर जो समुद्र तटीय क्षेत्र पर स्थित है वे पिघलकर समुद्र में मिलते हैं। तो हिमोड जिसमें पत्थर, बजरी के माध्यम से निक्षेप निर्मित होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वे ग्लेशियर जो समुद्र के निकट हो, जैसे कि नॉर्वे में होता है कि मान लेते हैं कि इस साइड यहाँ पर समुद्र है और यहाँ पर ये बड़े बड़े से ग्लेशियर बने हुए, तो जब ये पिघलते हैं और पिघलकर हिमोड बनाते हैं, जब आप विश्व जियोग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हिमोड एक जल जो हिम से बनने वाली स्थलाकृति होती है, जब ये पिघलते हैं तो बर्फ के साथ में बहुत सारे कंकर पत्थर भी समुद्र के अंदर चले जाते हैं। तो ग्लेशियर से ऐसे होता है। उसके बाद में चौथे की हम बात करें तो समुद्री लहरों एवं ज्वार भाटे की स्थिति में तटीय टकराव एवं अंदरूनी चट्टानों के टकराव से निक्षेप नितल में जमा होते हैं। अब बहुत सारी बार क्या होता है कि जैसे कि ये समुद्र का यहाँ पर इस साइड भाग में कौन सा स्थल है और इस साइड वाले भाग में समुद्र यानी कि ओशन है। होता है क्या, ज्वार भाटे बार बार आते जाते हैं, तो ये वाला जो तट के यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे जो चीजें होती हैं या पत्थर हो गई, चट्टान हो गई, वे टूट टूट कर कहाँ जाने लगती है, समुद्र के अंदर वे प्रवेश करने लगती हैं।
तो समुद्री लहरों में ज्वार भाटे से क्या होता है, ऐसे यहाँ पर अवसाद जमा होता है। उसके बाद पांचवा करें तो इन निक्षेपों में प्रमुखतया बालू, बजरी, पंख है, मध्य कंकर पत्थर होते हैं। तो बालू रेत आपको पता होगा, और बजरी जो होता है वह गिट्टी और रेत दोनों के बीच की जो मोटी रेत होती है उसे कहते हैं। पंख जो होती है वो रेत से थोड़े बड़े साइज के पत्थर होते हैं, और मध्यम कंकर पत्थर यानी कि छोटे से लगाकर बड़े तक के जो सारे पत्थर ये सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये हमने बात करी किसकी, स्थल जात की। तो स्थल जात स्रोत, आशा करता हूँ आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आगे हम बढ़े तो नेक्स्ट आता है जल जात। अब जल जात मतलब समुद्र के अंदर से ही निक्षेप पैदा होना, तो वो कैसे आएंगे। आप सोच सकते हैं कि सर जो समुद्र के अंदर है तो वो तो पहले से ही वहां पर अवसाद कैसे क्या होगा। तो चाहे एक चट्टान बनी हो लेकिन टूट टूट कर बिखरेगी तो वह फिर एक कचरा हो जाता है। जैसे कि अगर आप केला खाते तो केला जब तक आपके हाथ में पूरा है तब तक तो केला ही है या आम है, लेकिन जब आप उसकी मेन चीज खा जाते हैं बाकी के अवसाद या जो एक तरीके से कचरा ही बनता है, सेम यहाँ पर भी यही होने वाला। तो इस स्रोत के अंतर्गत समुद्र के अंदरूनी क्रिया के फलस्वरूप ही निक्षेप निर्मित होते हैं। जैसे कि पहला है कि समुद्र में निवासरत जीव जंतुओं की मृत्यु पश्चात वही नीतल पर निक्षेपित हो जाते हैं, तथा समुद्री वनस्पति भी इसके अंतर्गत आती है। अब समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं अगर मरेंगे तो वह कहीं बाहर तो जाएंगे नहीं, वे कहाँ पर जाएंगे, समुद्र के अंदर ही मरे हुए एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इसके अलावा वनस्पति भी हो तो कोई वनस्पति चाहे हमारे स्थल भाग पर भी, जैसे कि कोई पेड़ काफी पुराना हो जाता है तो वह धीरे धीरे खत्म होने लगता है, सेम समुद्र के अंदर भी वनस्पति धीरे धीरे समाप्त होती है और वो भी उसी जगह पर इकट्ठी होने लग जाती है। तो ये भी क्या करते हैं, फिर अवसाद बनाते हैं। उसके बाद में बात करें दूसरे पॉइंट की, तो समुद्र के भीतर ज्वालामुखी उद्गार के कारण लावा राख का निक्षेपण। तो समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, बकायदा होता है, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा अंदर नहीं होता है। तो समुद्र के अंदर अगर ज्वालामुखी विस्फोट और यहाँ से अगर लावा निकले तो वो तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा ही अवसाद हो गया, और वो क्या होता है यहीं आसपास ही फिर इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो समुद्र में CO2 सिंक स्रोत, अर्थात CO2 सर्वाधिक समुद्र द्वारा अवशोषित की जाती है, जिसके अंतर्गत बारीक कण का निक्षेपण। अब एक बात हमेशा आपको जान लेनी चाहिए कि पूरे पृथ्वी पर सर्वाधिक पेड़ पौधों से ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको जो अवशोषित करता है वो समुद्र करता है। समुद्र के पीछे अवशोषित करने का कारण कि समुद्र में स्थल भाग से ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो समुद्र बहुत कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप जो होता है अपने आप में अवशोषित करता है। इन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बारीक कण भी समुद्र के अंदर धीरे धीरे चले जाते हैं, चाहे वो हमें ना दिखे लेकिन माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे। तो अगर इतने सारे हैं 78% हिस्से पे जाएंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद हम आगे बात करें तो आगे है कि उल्कापिंड जब पृथ्वी की ओर आते हैं तो वायुमंडल में घर्षण के पश्चात उनकी राख पृथ्वी पर विस्तृत समुद्र सतह नीतल में जमा हो जाती है। हालांकि उल्कापिंड जो होते हैं बहुत रेयर केस में ही पृथ्वी पर गिरते हैं, अगर वे मध्यमंडल में भी अगर पूरी तरीके से वहां पर घर्षण हुआ और फिर उनमें जो अधिकांश धूल राख कुछ भी निकल रही। अब होता है क्या, पृथ्वी तल पर वह राख आती है तो हमें तो पता पड़ता नहीं, बहुत बारीक कण होते हैं, लेकिन समुद्र हिस्सा बहुत ज्यादा है और जब वहां पर राख आती है तो राख बहुत ज्यादा होती, धीरे धीरे मात्रा में काफी ज्यादा इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि इन निक्षेपों में कुछ खनिज पदार्थ जैसे कि डोलामाइट, थोरियम, खनिज तेल आदि भी शामिल है जो सागर लहर से प्राय निर्मित होते हैं। होता क्या है कि डोलामाइट, थोरियम, खनिज ये सारे क्या होते हैं कि जो समुद्र के अंदर ही होते हैं। अब बार बार लहरें आती जाती है तो बहुत सारे चट्टानों के अंदर से ये धीरे धीरे फिर क्या होते हैं, बाहर निकलने लग जाते हैं। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको चीजें क्लियर हुई होगी कि जो समुद्र निक्षेप है उसमें क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो इन सभी के अतिरिक्त मानव द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ, सीवेज, कृषि अपशिष्ट आदि भी स्थलजात स्रोत के तहत समुद्र में निक्षेपित होते हैं। हालांकि ये तो बहुत कम है और वहां से आपसे निक्षेप पूछा है तो ये सारे स्थल जात में शामिल हो गए। तो मैंने जो आपको शुरुआत में बताया था किस प्रकार के होता है, खासकर दो ही प्रकार के, स्थल जात और जल जात। चलिए साथियों, तो इसका उत्तर आप अपने लेवल पर लिखने का प्रयास कीजिएगा। आशा करता हूं कि मैं आज आपकी बेहतर मदद कर पाया हूंगा इसको समझाने में। नेक्स्ट जो भी वीडियो रहेंगे उसमें तो मैं आपको बकायदा बताऊंगा कि 100 और 50 में कैसे लिखना है एमपीपीएससी के लिए। आप तो बस अभी थोड़ा सा अपना एफर्ट लगा के एक बार अपनी तरफ से कोशिश जरूर करें। चलिए साथियों, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।